नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो टॉपिक से पहले एक हो जाए छोटी सी मोटिवेशनल बात कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में हो, कोई समस्या में हो, तो उसको सुझाव के साथ साथ अपनी सहायता भी ज़रूर दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका सुझाव गलत हो जाए, लेकिन आप जो साथ दे रहे हो ना, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखते हैं इसी बात का हम हमेशा अपने जीवन के अंदर। और शुरू करते हैं अब हमारा ये टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर होता क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है डायरेक्टली कह देना कोई बात, सीधे अगले को व्यक्ति को समझ में आ जाती है वो बात। इनडायरेक्टली का मतलब होता है आप उस बात को एक तरीके से घुमा फिरा कर कह देते हो, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट बात। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये मैं जाऊँगा डायरेक्ट, और मुझे यहाँ से ऐसे 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 होते हुए फिर यहाँ पहुँचूंगा, तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट बात। ठीक है, अब इस चीज़ को छोड़ो, एक बार यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से समझो कि धोनी सेड टू अश्विन वी मस्ट टेक ए विकेट। धोनी ने अश्विन को सीधी बात कही कि हमें एक विकेट जरूर लेना ही पड़ेगा। ये होगी डायरेक्ट बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो बात को इस कॉमा के बाहर की साइड होगी वो तो कही जाएगी रिपोर्टिंग पार्ट, जो रिपोर्ट कर रही है रिपोर्टिंग पार्ट। और रिपोर्टेड सूचना क्या दी गई, रिपोर्टेड पार्ट जो होगी वो कॉमा के अंदर पाई जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो गई बात क्लियर? आगे देखो, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब वो इधर उधर घुमा फिरा के बात कहने वाली बात आ जाती है यहाँ पर। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी बात को व्यक्ति को सीधे डायरेक्ट ना कहना, उसको किसी अन्य माध्यम से कहना या फिर दूसरे तरीके से समझाना, वो इनडायरेक्ट बात हो जाती है। जैसे एग्जांपल में देखो, धोनी टोल्ड अश्विन, धोनी ने अश्विन को कहा कि दे मस्ट टेक ए विकेट, कि उन्हें एक विकेट अवश्य लेना पड़ेगा। उन्हें किने, इस उन्हें के अंदर ये धोनी, अश्विन और उनकी टीम शामिल है। ठीक है, और इस हमें के अंदर ये धोनी, अश्विन और उसकी टीम शामिल थी। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। अब इसमें आपने चेंज क्या क्या किया, ये जो सेड टू है इसको आपने टोल्ड में बदल दिया, ये जो यहाँ पर वी है इसको आपने दे में बदल दिया, मतलब ये इनडायरेक्टली स्पीच में बदल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हो तब इस कोमा को हटाकर इसकी जगह पर किसका प्रयोग कर देते हो, दैट का प्रयोग कर देते हो। अब जो इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनका हम सभी का इनडायरेक्ट बनाने वाले हैं आगे। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, उन सभी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद में इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब इससे पहले ये समझ लो कि हमें कौन से सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना है। अब ये देखो, टाइप ऑफ सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है वे वाक्य जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सेंटेंस शामिल हो जाते हैं। कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस शामिल हो जाते हैं, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इनके अंदर इनका जो पैटर्न होता है वो होता है, इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है आपको, फिर इनके अंदर वर्ब देखने को मिल जाती है, और फिर इनके अंदर आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये होता है असर्टिव का टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस किस टाइप का होता है। उसके बाद में अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये ऐसा होता है ना, जो इंट्रोगेटिव मार्क होता है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और इसके अंदर सबसे पहले आती है वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। WH वर्ड है तो वो भी आगे आ सकता है। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वो आदेश वाले वाक्य, आदेश दिया जाता है ना, ब्रिंग मी ए ग्लास वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, गो देयर, वहां जाओ। तो इनकी शुरुआत वर्ब से हो रही है और पीछे इनके ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये आपको केवल सेंटेंस समझाने के लिए लिखा गया कि भाई सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर किसी को शुभकामनाएं, किसी को श्राप वगैरह ऐसे जो भाव निकलते हैं, अपनी जो इच्छाएं व्यक्त की जाती है, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान क्या करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो वहां पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस पाया जाता है। फिर आता है लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य होना, और उनकी शुरुआत आती है ओ, अलास, हुर्रा, आ, ओ कितनी दुखद घटना हो गई। तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमें आश्चर्य का भाव दिखाते हैं, या बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इनकी कुछ चार्ट हैं, कुछ सारणियाँ हैं, कुछ डब्बे हैं, उन सबको समझेंगे, उनको याद भी करना पड़ेगा, और उनके अनुसार हम लोग सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले हैं।
जब डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर पहला परिवर्तन होने वाला है प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। प्रोनाउन क्या होता है आपको पता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता है। अब उस चीज को हम लोग डीपली किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो कि जो पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जैसे मैं और हम। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जो सुनने का काम करता है, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो ना बोलने में और ना सुनने में शामिल है, वो कोई तीसरा अपना अलग ही काम कर रहा है, वो थर्ड पर्सन के रूप में मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम लोग कौन से पर्सन को किस में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल में वी को दे में बदला था हमने, उस प्रकार से कैसे बदलेंगे हम लोग, कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज होगा, ये ध्यान दो यहाँ पर। तो ये तो आपकी है प्रोनाउन टेबल, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के रूप में आई है तो वो पॉजिटिव में जब अधिकार बताएगा माई बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जब वो जाएगा तब वो मी बन जाएगा, और जब रिफ्लेक्सिव के रूप में होगा तब वो माई सेल्फ, मतलब मैं स्वयं ये काम कर लूंगा। आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम स्वयं कर सकता हूं। तो वहां पर हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये शब्द किस में बदलेंगे, किस नियम से बदलेंगे, तो वो ध्यान दो यहाँ पर लिखा हुआ है। जिसे अगर ये 1 2 3 और SON का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ध्यान से सुनना, फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और जो सेकंड पर्सन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं रहने वाला है, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अभी एग्जांपल से समझेंगे। मदर सेड आई एम कुकिंग फूड, माँ ने कहा मैं खाना बना रही हूँ। सीधा माँ ने ये बात समझा दी, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे मदर टोल्ड दैट। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ये प्रोनाउंस किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, बाकी चीजें बाद में समझेंगे। तो मदर टोल्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लग गया, कॉमा हटाकर कॉमा की जगह दैट लगता है, इस बात को समझ लेना आप लोग। और आई है वो शी में क्यों बदला, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आई किसकी जगह पर है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर है। किसकी जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है। तो सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन आई हो गया। तो सेकंड इधर वाले वाक्य में देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो इधर सब्जेक्ट हमें क्या मिला, मदर मिला, तो मदर के लिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं। अब प्रोनाउन रिलेटेड चेंज देखने के बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि टेंस के अंदर क्या परिवर्तन होता है, मतलब कौन से टेंस का सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस में बदलेगा, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो ध्यान दो, अगर डायरेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो तो आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दोगे। अगर डू डज हो तो आप उसको डिड में बदल दोगे, ठीक है। और अगर इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आया हुआ हो तो आप उसको वाज या वर में बदल दोगे, ठीक है। हैज या हैव कहीं पर भी देखने को मिल जाए, हैज या हैव इसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, हैज या हैव के साथ में, तो वो बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और हैज या हैव प्लस बीन ये कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अगर इनके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म जुड़ी हुई हो तो आप उसको बदलोगे हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म के अंदर। कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर डिड देखने को मिल जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाए, मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस मिल जाए, तो आप उसको बदलोगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। और अगर वाज या वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म मिलेगी तो उसको हेड बीन के साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर विड या शैल अगर मॉडल आ जाए तो आप उनको वुड या शुड में बदल दोगे, और कैन है तो कुड में, मे है तो माइट के अंदर। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो कि ये परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, रोहित सेड टू मुकेश, यहाँ पर इस कोमा को हटाने के लिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया है। और यहाँ पर ही कैसे आया, तो कौन कह रहा है, रोहित कह रहा है कि मैं जयपुर जा रहा हूं। तो ये मैं किसके लिए आया हुआ, आई किसको बता रहा है, आई बता रहा है रोहित को, और रोहित एक लड़का है तो उस लड़के के लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया है, ही का प्रयोग कर दिया है। आई एम गोइंग टू जयपुर, तो ये इज आर एम गोइंग टू जयपुर है, तो ये किस में बदलेगा, ये वाज या वर में बदलेगा। तो हमने इज आर एम को बदल दिया वाज या वर में, एम की जगह आ गया वाज, ठीक है। ये होता है टेंस रिलेटेड चेंज, जिसके अंदर की हम लोग हैं टेंस की हेल्पिंग वर्बों को इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे ये समझते हैं। तो ये आपके सामने सारणी एकदम क्लियर है, इसको आपको याद कर लेना है। अब जो इनमें तीसरा परिवर्तन होने वाला है वो है टाइम रिलेटेड चेंज, कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कोई समय आ जाता ना, वो इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलने वाला है। तो ध्यान देना, जब भी डायरेक्ट के अंदर अगो लिखा हुआ तो बिफोर में बदलेगा,
नाउ जस्ट हो तो देन दिस दैट में दीज का दोज बन जाएगा, दस का सो बन जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, और हियर का देयर। अब आगे है टुमारो, तो वो या तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा, और यस्टरडे है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल जाएगा। ये तो हो गया आपके टाइम रिलेटेड चेंज। अब इनको एग्जाम्पल में समझेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। अब देखो एक बार इधर, राम सेड, राम ने कहा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम दीज डेज। राम ने क्या कहा, मैं इन दिनों एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो राम सेड टू को हम लोग सेड को हमने टोल्ड में बदल दिया। अब इस कॉमा हटाने के लिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। आई है वो राम की वजह से ही में बदल गया। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती, समझो एक बात को, अगर राम की जगह मान लो सीता लिखा हुआ होता, तो हम लोग इस आई की जगह क्या लिखते, सॉरी इस ही की जगह लिख देते हम लोग शी, क्योंकि लड़की होती उस समय। लेकिन यहाँ पर राम है तो हम लोग ही का प्रयोग कर रहे हैं। तो ही वाज, एम से वाज में बदल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल गया है। प्रिपेयरिंग फॉर, अब यहां पर समझना है ये जो दीज डेज आया हुआ है, तो यहां से देखेंगे इस दीज को हमने किस में बदल दिया है, दोज में बदल दिया है। तो दीज डेज का बन जाएगा दोज डेज, ठीक है। अब ये जितने भी प्रकार के परिवर्तन थे वो सारे के सारे हो गए। अब हम लोग असर्टिव और आगे जो भी सेंटेंस हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस इसके अंदर शामिल है, ठीक है। इंट्रोगेटिव दूसरा प्रकार है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसका जो रूल नंबर 1 वो कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग पार्ट, कौन सा, जो कोमा के बाहर हो, ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है इसके बाद में कोई अगर ऑब्जेक्ट आ गया है, जैसे ये मी ऑब्जेक्ट आ गया है, तो निम्न प्रकार बदलेंगे। अगर उस समय अगर सेज है या सेड टू है, ये देखो ये नियम लग रहा है यहाँ पर, सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदलेंगे। ये बदला कि नहीं बदला हमने यहाँ पर, देखो आई बात समझ में। अगर ये ऑब्जेक्ट हो अगर किसी के बाद में, तो आप लोग सेज टू हो तो टेल्स में बदलोगे, सेड टू हो तो टोल्ड में बदलोगे, विल से हो तो उसको विल टेल में बदल दोगे। होगी क्लियर बात। अब नोट करके लिखाया गया है, यदि ऑब्जेक्ट ना हो, अगर ये भाई साहब यहाँ पर गायब रह जाए, ये मी यहाँ पर हमें मिले ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मी यहाँ पर मिले ही नहीं तो क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सेड को सेड में ही रहने देंगे और से को से में ही रहने देंगे। मतलब उस कंडीशन में हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, जो चीज है उसको वैसी की वैसी लिख देंगे। जैसे आई सेड, तो यहाँ पर मैंने फिर से आई सेड लिख दिया है ना। यहाँ पर सेड टू के आगे ऑब्जेक्ट था तो मैंने उसको टोल्ड में बदल दिया। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको वैसा का वैसा रहने देंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो इन चीजों के अनुसार हम लोग उसको परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, जब भी हम लोग ये बीच की कोमा हटाएंगे, सेकंड नियम हमें कह रहा है जब भी बीच की हम लोग कोमा हटाएंगे उस समय आपको वहां पर दैट का प्रयोग करना है। कोमा हटाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करना है, दैट का ही प्रयोग करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अब ध्यान से इस चीज को समझते हुए बोर्ड पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय हम लोग इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने वाले हैं। डायरेक्ट सेंटेंस है, रवि सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे, ठीक है। इनडायरेक्ट बदला हुआ आपके सामने, कैसे बदला इस चीज को समझेंगे। रवि, रवि का रवि लिख दिया हमने। चेंजमेंट हमेशा इस कॉमा से आगे होने वाला है, जो हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, टाइम, टेंस और प्रोनाउन। उधर उधर होने वाला है, इधर परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी का मी रह गया। फिर कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया, ये नियम लगा दिया, यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्रोनाउन रिलेटेड चेंज कहता है कि आई है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इधर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये रवि, मतलब ये आई किसके लिए आया हुआ है, रवि के लिए आया हुआ है। रवि क्या है, लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है, तो हमने ही लिख दिया। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे एम प्लेइंग है, ए एम प्लेइंग, तो यहां पर टेंस का पता लगाओ। इज आर एम प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो वो बदल जाएगी पास्ट कंटिन्यूस में, इसलिए हमने यहाँ पर वाज प्लेइंग का प्रयोग कर दिया है। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर क्रिकेट का कोई चेंज नहीं होगा, क्रिकेट लिख दिया। और टुडे को हमने टाइम रिलेटेड चेंज में किस में बदला था, उसको टुडे को हमने बदल दिया था दैट डे के अंदर, ठीक है। तो ये टुडे बदल गया दैट डे के अंदर। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। अगला एग्जाम्पल देखो, सुमन सेड टू मी ही डज नॉट टेल ए लाई। तो सुमन सेड टू को हमने ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड में बदल दिया। फिर मी का मी, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग फिर से हो गया है यहाँ पर। फिर ही का ही में ही रह गया है, क्योंकि कोई यहाँ पर देखिए सुमन कह रही है कि वह झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर ही को मैं क्यों नहीं बदलूंगा, क्योंकि आप उस सूत्र को याद करो जो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखाया था आपको। मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज,
मतलब जो थर्ड पर्सन होंगे उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। ही शी इट दे थर्ड पर्सन है, उनको वैसा का वैसा लिखना, उनमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। और डू डज को मैंने किस में बदलने के लिए बोला था टेंस के अंदर, तो मैंने उनको डिड में बदलने के लिए बोला था, तो ये डिड आ गया, नोट का नोट है, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एल वैसा का वैसा है। इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। आई सेड, तो आई सेड आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां तक वैसा का वैसा हो गया है। कोमा हटाने के लिए फिर से दैट का प्रयोग हो गया है। फिर शी, सेंटेंस देखो कौन से टेंस का है, शी डिड नॉट गो, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। चलो इतना पता लगा लिया। पास्ट सिंपल टेंस देखो किस में बदलेगा, तो वो बदल रहा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। सारणी एक बार वापस चेक कर लेना, तो यहां पर हेड हमने लिख दिया, नोट लिख दिया, यहां पर लिख दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और होम आगे वैसा का वैसा है। ठीक है, आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं हमारा अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, दूसरे होते हैं WH वर्ड वाले। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक चुटकी भर में अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान दो थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर। उससे पहले देखो कि जब भी सेज टू होगा उसको आस्क्स में बदलेंगे। ठीक है, अगर एस या ES लगा हुआ है तो हम भी उसके पीछे एस लगा देंगे। ठीक है, अब सेड टू है सेकंड फॉर्म में है तो हम भी उसका सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और अगर विल से है तो हम भी उसको विल आस्क में बदल देंगे। ये तो हुई यहाँ की बात, इनको किस में बदलेंगे। अब आगे देखो इसका नियम क्या कहता है। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो तो कोमा हटाकर उस कोमा की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे, जो भी आपको दोनों में से अच्छा लगे। या तो इफ लगा लेना या वहां पर वेदर लगा लेना, जो आपको अच्छा लगे। जैसे हम लोग पिछले सेंटेंसेस में डेट लगा रहे थे बार बार, उस डेट की जगह पर आपको कोमा हटाकर यहाँ इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगाना है, आप ये इफ लगा लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना अगर ये WH वर्ड वाला हो गया तो आप लोग यदि WH वर्ड से शुरू हुआ हो तो कोमा हटाने के लिए उसी WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे। अब यहां पर देखो मैं आपको समझाने वाला हूं, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई हो, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो कोमा हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। और अगर WH वर्ड से शुरुआत हुई हो, हेल्पिंग वर्ब तो बेचारी पीछे रह गई है, तो अगर WH वर्ड से शुरू हुआ हो तो हम लोग उससे हटाने के लिए इस WH वर्ड खुद का ही प्रयोग कर देंगे कोमा हटाने के लिए। ये बात है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगला नियम कहता है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब सेंटेंस है वो जो कोमा के अंदर वाले जिसको आप बदलोगे वो इंट्रोगेटिव नहीं रहना चाहिए, उसको आपको असर्टिव बदलना पड़ेगा, मतलब उसको पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो आप लोग ऐसा मत कर देना कि भाई इफ लगाया आगे हैव को हेड में बदल दिया, नहीं, उसको पहले पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव का मतलब है कि सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। एग्जांपल देखो अभी समझ में आ जाएगा। मदर सेड टू मी, माँ ने मुझे कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम तुम्हारा गृह कार्य पूरा कर चुके हो। मदर सेड टू को आस्क में बदल दिया। स्टेप बाय स्टेप देखो, आस्क मी, नियम लग रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई हो तो इफ लगा दो, कोमा हटाने के लिए हमने लगा दिया इफ। दूसरा नियम कह रहा है कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं रख सकते, पॉजिटिव बनाओ, तो हमने पॉजिटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट बदल दिया। यू है, यू किसके अनुसार बदलता है, 1 2 3 SON। जो यू सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यू आया है इधर इधर इधर, ये रहा ऑब्जेक्ट मी, तो मी की जगह आप लोग यहां पर क्या रखोगे, सब्जेक्ट की जगह पर रख दोगे, यहां पर आई बन जाएगा। यहां पर यू किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। ठीक है, आई, फिर ये हैव है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस याद आ रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद आ रहा है, जो कि बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में हेड कंप्लीटेड आ गया। फिर माई होमवर्क है, योर का माई बदल गया है, और होमवर्क वैसा का वैसा ही है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, उसका जवाब है कि सेंटेंस हमने किस में बनाया है, असर्टिव यानी पॉजिटिव में बनाया है, और पॉजिटिव सेंटेंस के पीछे कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है, ये बात है। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वेयर इज शी, वह कहाँ है, तो ही आस्क्ड मी वेयर। अब देखो यहां पर कोमा हटाने के लिए हमने इस WH वर्ड खुद का ही प्रयोग कर दिया, क्योंकि WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत हो रखी है। वेयर, फिर इतने के बाद में ये तो अभी तक सेंटेंस जुड़ा है, इतना काम हुआ है। अब आगे सेंटेंस कोमा के अंदर वाला शुरू होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव में। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी वहां पीछे पड़ा हुआ है, इसको आगे लेकर आएंगे शी को, और जो इज है उसको हम लोग बदल देंगे वाज में। कंटिन्यूस टेंस जो हमारा है इज आर एम है, वो किस में बदलते हैं, वाज या वर्ब बदलते हैं। तो इज को हमने बदल दिया
वाज के अंदर, ठीक है। अब देखो हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक, यहाँ पर ध्यान दो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है और सेंटेंस है वो शेयर टू को आस्क में बदल दिया गया है और फिर इस कोमा हटाने के लिए हमने इफ का प्रयोग किया। पूछ लिया जाए क्यों किया इफ का प्रयोग, तो जवाब देना है कि भाई सेंटेंस है ना कोमा के अंदर वाला, उसकी जरूरत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ का प्रयोग कर दिया है। फिर सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव में, तो यू है वो इधर ऑब्जेक्ट मी की वजह से यहाँ पर बन जाएगा आई में बदल जाएगा, ठीक है। आई फिर इज आर एम बन जाएगा वाज या वर में, तो आई वाज रीडिंग बुक, पीछे फुल स्टॉप पे आने वाला है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। आई होप आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसका जो तीसरा सेंटेंस होने वाला वो होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो भाव पाए जाते हैं वो एक तो पाया जाएगा आज्ञा का, फिर इसके अंदर रिक्वेस्ट अनुरोध का, या फिर किसी को सलाह देनी हो एडवाइस का, इसके अंदर भाव पाया जाता है, ठीक है। और सेंटेंस के अंदर सेड टू को किस में बदलेंगे, जब डायरेक्ट हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जब आदेश का भाव हो तब तो सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड या कमांडेड में, ठीक है। और अगर सलाह का भाव दिया गया हो, किसी को सुझाव दिया गया हो, वहां पर सेड टू के स्थान पर हम लोग एडवाइज्ड कर देंगे। और अगर अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, उस समय हम लोग सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड आएगा, ठीक है। और अगर आदेश दे रहे हैं आदेश के लिए ऑर्डर आता है, ठीक है। और सलाह देते हैं तो हम किसी को एडवाइस देते हैं, तो उसी भाव के अनुसार यहाँ पर चेंज हुए हैं, आपको कुछ ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसका रूल क्या है, रूल कहता है कि अगर आपको ये बीच वाली जो ऐसी कोमा आती है इस कोमा को हटाना है तो उसके लिए आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले दैट का प्रयोग कर रहे थे, फिर कई बार बीच में इफ और डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग किया था, उसी प्रकार से आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो कोमा है इसको हटाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। जब टू आ गया तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होने वाला है। और अगली बात है कि यदि सेंटेंस के अंदर प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है, प्लीज या काइंडली मतलब वहां पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस प्लीज और काइंडली को हम लोग हटा देंगे। क्यों, क्योंकि इस प्लीज और काइंडली का भाव जो प्रार्थना का है वो ये शब्द अपने आप प्रदान कर देगा, तो इस शब्द की जगह ये वाला शब्द ले लेगा, तो हम लोग उनको सेंटेंस में से हटा देंगे, ठीक है। अगला नियम कहता है कि डोंट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनमें डोंट को हटाकर सेड टू के स्थान पर हम लोग फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर प्लीज काइंडली के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ गया तो वो हट गया। उसी प्रकार से डोंट का मतलब होता है मत करो, किसी को कुछ मना करना, और फॉरवर्ड का भी मतलब होता है मना करना। तो जब सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड आ जाएगा मतलब इसकी फिर आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, तो जब फॉरवर्ड लिखेंगे तो हम डोंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसके एग्जाम्पल्स, इन सभी नियमों के आधार पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। टीचर सेड टू मनीष शो मी योर बुक, जो टीचर हैं उन्होंने मनीष को कहा कि मुझे तुम्हारी जो बुक है ना वो दिखाओ। तो टीचर ने मनीष को बुक दिखाने का आदेश दिया, है ना, तो आदेश है तो ऑर्डर्ड आ गया यहाँ पर, फिर मनीष और ये कोमा हटाने के लिए हमने यहाँ पर टू का प्रयोग कर दिया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और जो मी है वो हिम में बदल गया है, योर है वो हीज में बदल गया है, और बुक का यहाँ पर बुक के रूप में आया हुआ है। राधिका सेड टू हर मदर प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, तो जो राधिका है ना वो उसकी माँ से विनती कर रही है कितने, 1000 रुपये देने के लिए। तो रिक्वेस्टेड आ गया सेड टू के स्थान पर, हर मदर का हर मदर रह गया, रिक्वेस्टेड कोमा इसकी जगह पर हमने टू का प्रयोग कर लिया है। गिव मी, मी यानी मुझे, मी किसके लिए आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट राधिका के अनुसार चेंज होगा तो हमने इस मी की जगह हर कर दिया है। और फिर 1000 रुपीज वैसा का वैसा आया हुआ है। आगे देखो, मदर सेड टू सन, माँ ने पुत्र को कहा डोंट गो नियर फायर, आग के पास में मत जाओ। तो माँ है वो पुत्र को मना कर रही है आग के पास में जाने से, तो मदर सेड टू के स्थान पर फॉरबिड यानी मना कर दिया। और अभी भी मैंने क्या बोला, इसको हटाने के लिए टू का प्रयोग कर दिया, और ये जो डोंट है इसकी जगह इस फॉरबिड ने ले ली है, इसका भाव यहाँ पर पूरा हो गया है, इसलिए हम लोग इस डोंट को नहीं लिखेंगे, सीधी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे टू के बाद में। लिख दी हमने गो, फिर आगे नियर फायर वैसा का वैसा आ गया है। अब देखो लेट का प्रयोग समझते हैं। इसके अंदर इसके मुख्य रूप से दो भाव पाए जाते हैं। पहला भाव तो इसके अंदर प्रस्ताव रख दिया जाता है किसी का, और दूसरा है इसके अंदर अनुमति मांग ली जाती है, ठीक है। तो जो प्रस्ताव का जो भाव होता है, प्रस्ताव रखने का मतलब है अगले को कोई हमारा सुझाव देना, और सुझाव देना है इसका मतलब हम लोग वहां पर सजेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। अब एक बात का ध्यान रखना कि सेंटेंस में अगर कोमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर अगर सेड टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो आप लोग सजेस्टेड टू का प्रयोग कर देना, और अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो आप लोग केवल सजेस्टेड ही लिख देना। स्पष्ट लिखा हुआ आगे ऑब्जेक्ट न होने पर आपको इसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट है तो आप आगे सजेस्टेड टू का प्रयोग कर देना, ठीक है।
अब कोमा हटाने के लिए हम लोग इसके अंदर दैट का प्रयोग करेंगे और ये इसका सूत्र है लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो और अगर वाक्य में प्रस्ताव का भाव हो तो आप लोग दे के साथ में वी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे। देखो, विद्या सेड टू संध्या लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, उसने सुझाव दिया। तो विद्या सजेस्टेड टू संध्या, ऑब्जेक्ट है तो हमने सजेस्टेड के साथ में क्या जोड़ दिया है, टू जोड़ दिया है। ये संध्या नहीं होता तो हम टू नहीं लिखते। अब कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया और फिर आगे ये सूत्र काम आ रहा है। दैट के बाद में ये दे लिखो चाहे वी लिखो, जो आपकी इच्छा हो। शुड लिख दिया, फिर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट जो भी चीज है आगे वैसी की वैसी लिख दी गई है। दूसरा इसका भाव है जब सेंटेंस के अंदर आप किसी से अनुमति मांगते हो उस समय, तो अनुमति मांगना मतलब आप किसी से प्रार्थना कर रहे हो, तो उस समय सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड के अंदर। इसमें ऑब्जेक्ट होने या ना होने पर कोई ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है, आपको कंफर्म ध्यान रखना है। अगर अनुमति मांगी गई है तो सेड टू को सिर्फ रिक्वेस्टेड में ही बदलना है, कुछ टू वगैरह का नियम नहीं है। तो जैसे देखो, ही सेड टू राम, उसने राम को कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो इसके अंदर क्या होता है, कोमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। प्रस्ताव होगा तब तो कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा और आप अनुमति मांग रहे हो तो वहां पर टू का प्रयोग होने वाला है। तो ही सेड टू राम लेट मी गो होम, तो ही उसने लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो वो प्रार्थना कर रहा है राम से, तो रिक्वेस्टेड आ गया है। राम, मैंने बोला टू वगैरह कुछ नहीं आने वाला है, अभी अभी आपको बताया गया था। राम लिख दिया, फिर कोमा हटाने के लिए मैंने यहाँ पर टू का प्रयोग कर दिया है। फिर आगे सेंटेंस वैसा का वैसा, लेट वैसा का वैसा आ जाएगा। मी यानी मुझे घर जाने दो, मुझे, ये मुझे किसके लिए आया हुआ है, मुझे आया हुआ है इस ही के लिए। तो ही एक लड़का है, तो यहाँ पर इसको मी की वजह से हम लोग हिम में बदल देंगे। आई माई मी, ही हिज, हिम में बदल जाएगा, गो होम। ठीक है, इस प्रकार से ये लेट के दो प्रयोग होते हैं। अब हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो वाक्य की शुरुआत है वो मैं से होती है। ठीक है, मैं, इसकी पहचान आपको ध्यान रखना है। जब भी सेंटेंस के अंदर मैं आ जाए वाक्य की शुरुआत में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वहां पर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस मान के चलना है और उस में से ध्यान रखना है उसके अंदर सेंटेंस में भाव क्या क्या पाए जाएंगे। एक तो वहां पर आशीर्वाद का भाव, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं। अभिशाप का मतलब किसी को श्राप देते हैं, तो श्राप का भाव पाया जाएगा। किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ये भाव पाया जाएगा। और किसी के लिए हम लोग मान लो भगवान से या फिर प्रार्थना करते हैं। अब आप बोलोगे कि प्रार्थना पिछले वाले सेंटेंस में भी लिखा था और इसमें भी लिखा हुआ है, तो वो प्रार्थना रिक्वेस्ट वाली प्रार्थना थी और ये प्रार्थना प्रे वाली प्रार्थना है, जो भगवान से करते हैं वो प्रार्थना यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, तो जब आशीर्वाद होगा शेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड आ जाएगा और श्राप के लिए यहाँ पर कर्स्ड आ जाएगा और शुभकामना के लिए विश्ड, तथा जब ये प्रार्थना पाई जाएगी भगवान से करने वाली तब वहां पर प्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब कोमा हटाने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना आपको दैट का प्रयोग करना है। जब भी कोमा हटाएंगे तब वहां पर हमेशा आपको दैट का ही प्रयोग करना है। कौन सी जगह, ये वाली, इस जगह को हटाने के लिए हमें हमेशा दैट का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखो, इससे समझ में आ जाएगा। और हमने वहां पर जो सारणी बनी थी उसके अंदर समझा था जो मैं है उसको माइट में बदला था, तो इस रूल को आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं है वो माइट में बदलने वाला है। और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, या इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो सेंटेंस होगा वो हमारा, जैसे इंट्रोगेटिव में हमने इनडायरेक्ट बनाया था तब वहां पर वो अफर्मेटिव बन गया था वापस, मतलब असर्टिव सेंटेंस बन गए थे, वहां पर सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही थी। वही काम आपको यहाँ पर करना है। जब सेंटेंस इनडायरेक्ट बन जाएगा तब वहां पर उसकी जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से होने वाली है। वापस मे का माइट पहले मत बदल देना, ये गलती नहीं करनी है आपको। समझो, एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। ओल्ड मैन सेड टू मी, बूढ़े आदमी ने मुझे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी। अब उसने मुझे लंबी उम्र जीने का क्या दिया है, यहाँ पर उसने मुझे लंबी उम्र जीने का आशीर्वाद दिया है। बूढ़ा आदमी आशीर्वाद ही देगा, तो ब्लेस्ड आ गया सेड टू के स्थान पर, मी का मी रह गया, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर मे को माइट में पहले नहीं बदलना है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होने वाली है, तो ये सब्जेक्ट की पहचान कर ली। यू को किस में बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो मी को हम लोग सब्जेक्ट आई में बदल देंगे, तो यू बन गया आई। फिर हेल्पिंग वर्ब की बारी, तो ये मे है वो माइट में बदल गया, फिर लिव लॉन्ग। ठीक है, मेन वर्ब मॉडल की वजह से आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होने वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, आपको ध्यान रखना है। फिर शी सेड टू राम, उसने राम को कहा, मे यू फेल इन एग्जाम, कि तुम एग्जाम में क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, ऐसा उसने कहा। तो एग्जाम में फेल होने का क्या दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, कोई आशीर्वाद शुभकामना थोड़ी दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसने राम को क्या दिया है, श्राप दिया गया। श्राप के लिए हमने प्रयोग कर दिया सेड टू के स्थान पर कर्स्ड का, और आगे कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर यू को बदल दिया राम की वजह से ही में। आई बात समझ में।
फिर मे को बदल दिया माइट में, और फिर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इन एग्जाम वैसा का वैसा लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखो, राहुल सेड टू अनिल मे यू पास एन IAS एग्जाम। राहुल ने अनिल को क्या कहा, उसने कहा कि तुम IAS का एग्जाम है ना वो क्लियर कर लो एकदम, ठीक है, तुम उसके अंदर पास हो जाओ। तो वो यहाँ पर कौन सा भाव दर्शा रहा है, वो उस अनिल के लिए शुभकामनाएं दे रहा है कि तुम ऐसा कर लो, ठीक है। तो शुभकामनाएं दे रहा, तो हमने शेड टू को विस्ट में बदल दिया, और यहाँ पर कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हुए हमने यू को फिर से ही में बदल दिया। यू ही में क्यों बदला, क्योंकि यू किसके लिए आया हुआ, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ। अनिल एक लड़का है, तो अनिल यहाँ पर ही में बदल गया है, और मैं है उसको माइट में बदल दिया है, फिर पास का पास है, एंड IAS एग्जाम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। और आगे देखो, अजय सेड, अजय ने कहा मे गॉड सेव द किंग, जो भगवान है वो राजा की रक्षा करे या फिर राजा को बचा ले। तो ये अजय है वो उस राजा के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई शुभकामनाएं नहीं दे रहा है और ना ही कोई आशीर्वाद दे रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है राजा को बचाने के लिए। तो प्रार्थना कर रहा है, तो हमने सेड को बदल दिया प्रेड में, ठीक है। और फिर आगे डेट लगाते हुए कोमा हटाकर डेट लगाया हमने, और ये जो सब्जेक्ट गॉड है इसको लिख दिया, फिर मे को माइट में बदल दिया, फिर आगे सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। आई होप आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे ये चिन्ह आता है। इसका मतलब होता है कि वे वाक्य जिनमें हम लोग आश्चर्य का भाव दर्शाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके अंदर भाव, आश्चर्य के भाव वो कौन से सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं, वो ध्यान दो। जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है तब हमें आश्चर्य होता है, तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है वहां पर मतलब आश्चर्य, मतलब एक्सक्लेम का भाव पाया जाता है, आश्चर्य का भाव पाया जाता है, बहुत ज्यादा दुख हो जाता है वहां पर एक्सक्लेम विद सोरो लिख देंगे उस समय। आश्चर्य तो आप लिख सकते हो एक्सक्लेम विथ वंडर या एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और जब प्रशंसा की गई हो तो लिखेंगे सेड टू के स्थान पर प्रेज, ठीक है। आप क्या लिखेंगे वहां पर, प्रेज लिख देंगे। अब कॉमा हटाने के लिए हम हमेशा इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस जब दोनों जुड़ेंगे, ये कॉमा के बाहर वाले अंदर वाले, तो वहां पर हम लोग बीच में दैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, तो ये इसके हैं कीवर्ड्स। एक तरीके से समझ सकते हो आप, सेंटेंस की पहचान करोगे कि भाई ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये कब पाया जाएगा। तो सेंटेंस में जब भी आपको ये निशान देखने को मिल जाए या फिर आपको ये देखने को मिल जाए नाम इतने सारे, तब आपको वहां पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मानना है और इस तरीके से सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे। मतलब जो दैट है, दैट के बाद में हमें सबसे पहली चीज लिखनी है सब्जेक्ट। वहां पर जो ये चिन्ह वगैरह निशान आएंगे, ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स आएंगे, इनको हटा देना है। इनकी जगह पर लगाना क्या है, इनकी जगह पर हमें सब्जेक्ट पहले लगाना है। अब अगली चीज है, वाक्य में मौजूद विस्मयादिबोधक शब्दों को हटा देंगे। विस्मयादिबोधक शब्द कौन से, ये सारे के सारे, इनको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जो तीसरी बात है, जो कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनकी शुरुआत हाउ या वाट से होती है, तो उन हाउ या वाट को हम लोग इनडायरेक्ट में वेरी या फिर ग्रेट के अंदर बदल देंगे। इतनी से आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान दो, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर लिखा हुआ विनीत सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो विनीत एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। सेड को बदल दिया एक्सक्लेम्ड में और विथ जॉय, उन्हें खुशी हुई कि जो वो मैच है वो जीत चुके हैं, इसलिए कोमा हटाने के लिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, आगे जाते हुए दैट का प्रयोग कर दिया है और इस सेड के स्थान पर एक्सक्लेम विद जॉय आ गया है। और वी को हमने बदल दिया दे के अंदर, फिर आगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है जिसको हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया है और द मैच है वो आगे वैसा का वैसा लिखा गया है। अगला देखो, अंजलि शेड, अंजलि ने कहा अलास माई डॉग हैज डेड, मेरा जो कुत्ता है वो मर चुका है। तो अंजलि एक्सक्लेम विद सोरो, दुख के साथ में उसे आश्चर्य हुआ कि, किस बात के ऊपर हुआ आश्चर्य, कि हर डॉग हैड डाइड, क्या हुआ उसके डॉग को, उसका कुत्ता है वो मर चुका था। तो यहाँ पर देखो माई को किस में बदला है, माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट अंजलि है तो अंजलि के लिए शी, फिर माई से बन जाएगा यहाँ पर हर, ठीक है। आगे बात समझ में, माई को बदलेंगे हर के अंदर और अंजलि की वजह से, क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। रक्षिता शेड हाउ इंटेलिजेंट आई एम, रक्षिता ने कहा हाउ इंटेलिजेंट आई एम, तो रक्षिता एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, उसे आश्चर्य के साथ में आश्चर्य हुआ उसने ये बात कही जब दैट की, यहाँ पर इस कॉमा हटाने के लिए हमने इस दैट का प्रयोग कर दिया और शेड के स्थान पर हमने यहाँ पर इस चीज को ले लिया है दैट
शी, अब दैट के बाद में आगे का जो सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव में बनने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस आई को बदला, आई किसके अनुसार बदलेगा, ये आई किसके लिए आया हुआ है, इस बात को समझा करो आप लोग। तो ये जो आई आया है ना, ये रक्षिता बोल रही है, तो रक्षिता के लिए आया हुआ है, और रक्षिता के लिए हम लोग लड़की के लिए यहाँ पर शी लिख देंगे, शी। तो एम बदल गया वाज में, और इंटेलिजेंट आगे यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव सेंटेंस की वजह से, जो असर्टिव सेंटेंस है उसकी वजह से। अगला सेंटेंस देखो, सोनाक्षी से, सोनाक्षी ने कहा ब्रावो, यू डिड गुड, तुमने अच्छा किया। तो ध्यान दो, सोनाक्षी प्रेज, सोनाक्षी ने किसी की प्रशंसा की है कि भाई तुमने अच्छा काम किया है। जब प्रशंसा की है तो प्रेज अस, हमारी प्रशंसा की कि दैट वी, अब यहां पर देखो डिड, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब यहां पर पास्ट सिंपल टेंस पाया गया है जो बदलेगा आपके पास्ट परफेक्ट में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल गई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, और गुड का आगे गुड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस के साथ ही में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, और मैं अगले कुछ वीडियो के अंदर आपके सामने इसकी कुछ एक्सरसाइज लेकर आना हूँ जिनकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नए टॉपिक और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।